नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हजारों साल पुरानी है। कहानी नालंदा की। भारत का वो प्राचीन ज्ञान केंद्र जिसकी गाथा में शान भी है, तकलीफ भी है और फिर राख से उठकर दोबारा खड़े होने की एक जबरदस्त हिम्मत भी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कितना पीछे? कोई 100-200 साल नहीं, पूरे 1500 साल। जी हाँ, नालंदा की कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 1500 साल पहले, उस दौर में जब भारत को सच में दुनिया का ज्ञान गुरु माना जाता था। 1 मिनट के लिए बस सोचिए, एक यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स रहते भी थे और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत थी प्राचीन नालंदा की। एक ऐसी जगह जिसने सदियों तक पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाई। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर नालंदा में ऐसा क्या खास था, क्या राज थे उसकी महानता के पीछे, जिसने उसे उस जमाने की एक इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बना दिया था। इसके साइज का अंदाजा बस इस एक बात से लगाइए। अपने पीक पर नालंदा में एक साथ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे और ये स्टूडेंट्स सिर्फ भारत से नहीं थे। चीन, जापान, कोरिया, मतलब दुनिया के कोने कोने से लोग ज्ञान की प्यास बुझाने यहाँ आते थे। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कितने टीचर्स थे? 2,000। इसका मतलब हुआ हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। ये रेशियो तो आज के जमाने में भी किसी को हैरान कर दे। मतलब सोचिए कि पढ़ाई कितनी पर्सनल और डीप होती होगी। और हाँ, यहाँ सिर्फ धार्मिक पढ़ाई नहीं होती थी। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी, एक रेवोल्यूशनरी बात थी। नालंदा तो ज्ञान का एक पूरा यूनिवर्स था, जहाँ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी सब कुछ एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता था। और हाँ, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया, वो भी इसी महान संस्था का हिस्सा थे। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ हम नहीं कह रहे। चीन के एक बहुत मशहूर स्कॉलर थे हुएनत्सांग। वो 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल नालंदा में रहकर पढ़े थे और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पूरी दुनिया में ज्ञान हासिल करने के लिए नालंदा से बेहतर कोई जगह थी ही नहीं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अब बात करते हैं नालंदा के सबसे बड़े खजाने की, उसकी लाइब्रेरी की। नाम था धर्मगंज, मतलब सत्य का बाजार। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 बड़ी बड़ी इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स था और उनमें से एक बिल्डिंग तो 9 मंजिला ऊंची थी। सोचिए, उस जमाने में 9 मंजिला इमारत। और इस लाइब्रेरी के अंदर क्या था? 90 लाख हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां। जी हाँ, 9 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उस दौर में जब प्रिंटिंग प्रेस का कोई नामो निशान नहीं था, सदियों का ज्ञान, विज्ञान, इतिहास सब कुछ इन किताबों में बंद था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर अच्छी कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। अब हम कहानी के उस काले पन्ने की तरफ बढ़ रहे हैं जब ज्ञान के इस सूरज पर ग्रहण लग गया था। और इस तबाही के पीछे वजह थी एक इंसान की जलन। कहानी कुछ यूं है कि बख्तियार खिलजी नाम का एक हमलावर बहुत बीमार पड़ा। उसके अपने हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। तब उसे नालंदा की ही एक विद्वान ने आयुर्वेद से ठीक कर दिया। पर खिलजी को इस बात से खुशी नहीं हुई। उसे जलन हुई कि भारत के विद्वान उसके हकीमों से ज्यादा कैसे जानते हैं, और बस इसी जलन की आग में उसने बदला लेने की ठान ली। और फिर आया वो मनहूस साल 1193। खिलजी अपनी फौज लेकर नालंदा पर टूट पड़ा। हजारों निहत्थे विद्वानों, टीचर्स और भिक्षुओं को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी था। ये हमला था ज्ञान पर। खिलजी ने धर्मगंज, उस महान लाइब्रेरी में आग लगा दी। वो 90 लाख पांडुलिपियां, इंसानियत की सदियों की जमा पूंजी, 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 3 महीने तक धू धू कर जलती रहीं। ये सिर्फ किताबों का जलना नहीं था, ये पूरी सभ्यता के ज्ञान का विनाश था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, जहाँ तबाही होती है वहीं से उम्मीद की नई कौंपल भी फूटती है। करीब 800 सालों के लंबे इंतजार के बाद नालंदा की उसी राख से एक नई सुबह हो रही है। आज नालंदा की जो प्राचीन खंडहर है, उन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये इस बात का सबूत है कि नालंदा की विरासत सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अनमोल धरोहर है। तो आज के नालंदा के 2 चेहरे हैं।
एक तरफ हैं वो प्राचीन खंडहर जो हमें हमारी शानदार विरासत की याद दिलाते हैं, और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल नई मॉडर्न यूनिवर्सिटी जिसका उद्घाटन अभी 2024 में हुआ है। ये सच में अतीत और भविष्य का एक कमाल का संगम है। ये नई यूनिवर्सिटी पुराने खंडहरों से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, पर इसकी आत्मा वही है, ज्ञान का सम्मान और प्रकृति का सम्मान। ये एक नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस है, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ सोलर पावर है, वाटर रिसाइकलिंग है और सबसे ज़रूरी 17 से ज़्यादा देशों के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने नालंदा में हुआ करता था। वो ग्लोबल स्पिरिट आज फिर से जिंदा हो रही है। और इस नई शुरुआत में सबसे खास बात यही है कि ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है। जैसे पहले दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, वैसे ही आज इसे दोबारा बनाने के लिए भारत समेत 17 देश साथ आए हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान की कोई सरहद नहीं होती, ये पूरी इंसानियत की साझी विरासत है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? नालंदा के बनने, बिगड़ने और फिर से उठ खड़े होने की ये दास्तान हमें क्या सिखाती है? सबसे पहले तो नालंदा एक पावरफुल रिमाइंडर है कि भारत की इंटेलेक्चुअल विरासत कितनी गहरी और शानदार रही है, और दूसरी ये हमें सिखाती है कि ज्ञान कितना नाजुक होता है और उसकी हिफाजत करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान की नफ़रत या जलन सदियों की मेहनत को पल में खाक कर सकती है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि नए नालंदा का भविष्य क्या होगा? क्या ये सिर्फ अपने शानदार अतीत का एक म्यूजियम बनकर रह जाएगा, या फिर ये एक नई इंटेलेक्चुअल क्रांति की शुरुआत करेगा जो एक बार फिर दुनिया को रोशनी दिखाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।